वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जहां तक बात मानव में पोषण की है, यानी मानव के पाचन तंत्र की है, तो मानव के पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्रमुख 9 अंग हैं मानव के पाचन तंत्र के अंदर। पहला अंग है आहार नली। आहार नली, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली। ये जो आहार नली है, हकीकत में यही विभिन्न आकार ग्रहण करती है। पूरा पाचन इस आहार नली के अंदर ही होता है। ये हमारे मुंह से शुरू होती है, मुंह से शुरू होती है, और आहार नली मुंह से शुरू होते हुए छोटी आंत, बड़ी आंत और इन सब को होते हुए और हमारे गुदा तक जाती है, एनस तक जाती है। ठीक है, तो संपूर्ण पाचन जो होता है वो होने को आहार नाल के अंदर होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, इसकी कुल लंबाई करीबन 9 मीटर होती है, 9 मीटर। और इस एलिमेंट्री कैनाल की जो 9 मीटर की लंबाई है, इस 9 मीटर में से भी 6.5 मीटर, 6.5 मीटर की लंबाई अकेली छोटी आंत की होती है। छोटी आंत, जिसको क्षुद्रांत भी हम बोलते हैं, क्षुद्रांत या छोटी आंत, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी होती है। ठीक है, और ये क्योंकि लंबाई काफी ज्यादा होती है, इसलिए आपस में फोल्डेड होती है। ये कॉइल टाइप होती है, फोल्डेड होती है। ठीक है, तो मानव के पाचन तंत्र के प्रमुख अंगों में पहला प्रमुख अंग है आहार नाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा अंग की बात करें तो इसके अंदर आ जाते हैं, मुंह आ जाता है हमारा, हमारी जीभ आ जाती है, और मुंह में मौजूद लार ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड ये आ जाती है, मुंह, जीभ और लार ग्रंथि। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये हमारी जीभ आ गई,
ये मुंह आ गया, और ये हमारे यहाँ पर ही मुंह के अंदर ही यहाँ पर ये हमारी लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि। ठीक है। फिर पाचन तंत्र में हमारे पास में आ गया पेट, स्टमक। पेट या स्टमक को हम आमाशय भी बोलते हैं, आमाशय, आमाशय। ये जो हमें विशेष प्रकार की आकृति यहाँ पे ये दिखती है, ये हमारा आमाशय है। ठीक है, ये हमारा आमाशय होता है, ये आमाशय। ठीक है। फिर आता है नंबर छोटी आंत। छोटी आंत को क्षुद्रांत बोला जाता है, हिंदी में हम बोलते हैं क्षुद्रांत, क्षुद्रांत। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत। छोटी आंत के अलावा छोटी आंत कौन सी होती है? ये जो बारीक पतली वाली जो नलियां हैं, पतली वाली जो नलियां हैं, ये छोटी आंत। फिर होता है यकृत, लीवर। लीवर कौन सा होता है? लीवर यहाँ पर होता है हमारे, ये जो त्रिभुजाकार दिख रहा है, ये हमारा लीवर। ठीक है। तो लीवर के बाद में आता है पित्ताशय। लीवर के पास में ही ये जो रचना नजर आ रही है आपको, ये जो हिस्सा है, ये है पित्ताशय। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर का काम क्या होता है? लीवर एक रस स्रावित करता है, पित्तरस। और वो जो पित्तरस होता है, वो बाइल जूस जो होता है, पित्तरस को बोलते हैं बाइल जूस। वो जो बाइल जूस होता है या पित्तरस होता है, वो कहाँ पर इकट्ठा होता है? पित्ताशय के अंदर। पित्ताशय के अंदर इकट्ठा होता है, यानी गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और गाल ब्लैडर से ये छोटी आंत के अंदर जाता है। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गया हमारा पित्ताशय या गाल ब्लैडर, जहाँ पे कि यकृत से स्रावित, यकृत से निकलने वाला जो पित्तरस होता है वो इकट्ठा रहता है। ठीक है। इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण अंग है हमारा अग्नाशय, पैनक्रियास। अग्नाशय या पैनक्रियास कहाँ पे होता है? देखिए, हमारे आमाशय के जस्ट नीचे, पीछे की तरफ, ये जो आकृति है, ये अग्नाशय, ये है अग्नाशय या पैनक्रियास। ठीक है। तो अग्नाशय भी एक महत्वपूर्ण अंग है, इससे कई प्रकार के एंजाइम्स वगैरह स्रावित होते हैं। ठीक है। फिर 8वां अंग है हमारा बड़ी आंत, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। बड़ी आंत कौन सी है? ये जो हमें मोटी आकृति नजर आ रही है, ये वाली घूमी हुई जो मोटी आकृति है, ये जो मोटी आकृति है चारों तरफ, ये बड़ी आंत। ये बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे हम आपको बता दें कि देखिए, आंतें दो प्रकार की हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत को क्षुद्रांत बोलते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, बड़ी आंत को हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब छोटी और बड़ी आंत का मतलब क्या है? छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर होती है, सबसे ज्यादा लंबी होती है छोटी आंत। जब सबसे ज्यादा लंबी छोटी आंत होती है तो फिर उसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं? इसकी मोटाई कम होती है, इस वजह से। तो छोटी और बड़ी से हमारा मतलब है मोटाई से। ठीक है। तो छोटी आंत यानी छोटी वाली आते हैं, जो पतली वाली आते हैं, ये बड़ी आंत मतलब ये मोटी वाली जो आते हैं वो। ठीक है। इसके बाद में अगला अंग है हमारे मलाशय व गुदा। मलाशय जहां पर कुछ समय के लिए मल रहता है, और गुदा जहां से कि मल हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है। तो ये है मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग। अब हम एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे और मानव में पाचन किस तरह से होता है, इस बात को हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुंह में पाचन किस तरह से होता है।
या मानव में पाचन होता है, शुरुआत कैसे होती है पहले ये देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे एंजाइम पर। क्रमाकुंचन गति पर, क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति को हम कहते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट, PERI, पेरिस्टेलिक, पेरिस्टेलिक मूवमेंट, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, क्रमाकुंचन गति। और रंध्र संकोचक पेशी, रंध्र संकोचक पेशी, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं स्प्रिंक्टर, SEIN, स्पिन, TER, स्टिंक्टर, स्टिंक्टर या रंध्र संकोचक पेशी। ठीक, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम। एंजाइम क्या है? देखिए, मानव के शरीर में या प्रत्येक जीव के शरीर में बहुत सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और इन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जैव उत्प्रेरक का जो काम करते हैं, जो जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं, उनको हम कहते हैं एंजाइम। बहुत सारे चीजें, बहुत सारे पदार्थ हैं जो जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं, और ऐसे जैव उत्प्रेरक को हम कहते हैं एंजाइम। तो एंजाइम क्या है? विशेष प्रकार के जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक का काम क्या होता है? देखिए, जैव उत्प्रेरक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जीव के अंदर ही पैदा हो रहे हैं, इसलिए जैव उत्प्रेरक बोल रहे हैं। उत्प्रेरक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं ले, सीधे तौर पे भाग नहीं लेते, लेकिन वो उस रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, उनको हम कहते हैं उत्प्रेरक या कैटलिस्ट। तो जैव उत्प्रेरक यानी बायो कैटलिस्ट जो होते हैं, जैव उत्प्रेरक जो कि जीव में ही पैदा हो रहे हैं, ऐसे उत्प्रेरक, उनको हम कहते हैं एंजाइम। एंजाइम कई प्रकार के हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरी बात हम कर रहे हैं क्रमाकुंचन गति। देखिए, हम भोजन करते हैं मुंह से, उसके बाद में भोजन धीरे धीरे हमारी आहार नाल में जाता है, ग्रसिका से होते हुए हमारे पेट में जाता है। तो आखिर ये भोजन जाता कैसे है, आगे कैसे खिसकता है, इसकी गति कैसे होती है आगे, तो उसको बोलते हैं हम क्रमाकुंचन गति। आहार नाल में जो भोजन के आगे बढ़ने वाली जो गति है, जिससे कि भोजन आगे बढ़ता है, विभिन्न भागों में पहुंचता है पाचन के लिए, उस गति को हम बोलते हैं क्रमाकुंचन गति या पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। अब क्रमाकुंचन गति क्या होती है? देखिए, क्रमाकुंचन गति को अगर हम समझना चाहें तो जैसे हम पेस्ट होती है, पेस्ट मंजन करने के लिए हम जो पेस्ट निकालते हैं, तो उसको हम पीछे से दबाते हैं। पीछे से जैसे ही हम थोड़ा सा दबाते हैं तो आगे से, जहाँ से पेस्ट का मुंह खुला हुआ होता है, वहां से पेस्ट निकलती है। तो पीछे से दबाने पर आगे पेस्ट गति कर रहा है। इस प्रकार की गति को, क्योंकि क्रम से होती है, क्रमाकुंचन यानी बार बार क्रम से आकुंचन हो रहा है। आकुंचन मतलब वो दब रहा है, तो उस गति को हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति। भोजन की नली जो होती है वो भी इसी तरह से होती है कि भोजन की नली के अंदर, जैसे ये है, यहाँ पे भोजन है, तो पहले यहाँ से प्रेशर पड़ेगा, ये सकड़ी हो जाएगी यहाँ से। जब प्रेशर पड़ेगा तो ये भोजन को धक्का देगी इस साइड में, भोजन आगे की तरफ जाएगा। इसको हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं। ये पूरी आहार नाल में
जो भी एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, उसके अंदर पूरी के अंदर ये क्रमाकुंचन गति पाई जाती है और इसी के माध्यम से भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक अंग से दूसरे अंग की ओर पहुंचता है। ठीक। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है रंध्र संकोचक पेशी या स्प्रिंक्टर। ये जो स्प्रिंक्टर है या रंध्र संकोचक पेशी है, क्या है? किसी भी रंध्र को, नाम से स्पष्ट हो रहा है, कोई भी छेद है, उस क्षेत्र को संकोचित करने वाली यानी सिकोड़ने वाली जो पेशी है उसको बोलते हैं रंध्र संकोचक पेशी या स्प्रिंक्टर। इस तरह की पेशियां मानव के पाचन तंत्र में कई जगह पर पाई जाती है। जैसे एक तो पाई जाएगी आमाशय के यहाँ पर। इस पेशी का काम होता है इस रंध्र को संकोचित करना, यानी इस रंध्र को बंद करना। जब भोजन आना हो तो इसको खोल देना, और जब भोजन आ चुका हो उसके बाद में उसको वापस नहीं जाने देना। ये इसका काम होता है स्प्रिंक्टर का या रंध्र संकोचक पेशी का। ठीक है। इसके क्या काम होता है रंध्र संकोचक पेशी का या स्प्रिंक्टर का? एक तो भोजन जो भी आ रहा है, जो भी कोई चीज आ रही है, उसकी गति को नियंत्रित रखना, धीरे धीरे आए, वो एक साथ नहीं आ जाए। और दूसरी चीज क्या होती है कि उसको आने देना, वापस नहीं जाने देना, उसको पुनः वापस नहीं जाने देना। हम भोजन करते हैं तो वापस ऊपर थोड़ा ना आता है भोजन, सीधा नीचे जाकर बंद हो जाता है। यहाँ पे स्प्रिंक्टर होते हैं, एक यहाँ पर होता है आमाशय की शुरुआत में, एक आमाशय के बाद में। हर अंग की शुरुआत में अंत में स्प्रिंक्टर होते हैं, और ये इसलिए होते हैं ताकि एक अंग से दूसरे अंग में जो भोजन जाए वो वापस नहीं लौटे और वो एक निश्चित गति से ही जाए। ठीक है। हमारी गुदा के यहाँ पर, जहाँ से हम मल त्याग करते हैं, वहां पर भी एक स्प्रिंक्टर होता है, यानी ऐसी पेशी होती है जो कि मल को बाहर जाने देती है जब प्रेशर होता है तब, अन्यथा तो उसको बंद रखती है द्वार को, ताकि मल बाहर ना निकले। ठीक। अब ये तो हमने बात की एंजाइम की, क्रमाकुंचन गति की और रंध्र संकोचक पेशी की। अब हम बात करेंगे मानव में पाचन की क्रिया की, और शुरुआत करेंगे मुंह से। जहां तक बात है मुंह में पाचन की, माउथ में पाचन की, तो माउथ में पाचन के अंदर तीन चीजें खासतौर पे काम आती हैं। एक तो होते हैं हमारे दांत, दूसरी हमारी होती है लार ग्रंथि, और तीसरी हमारी होती है जीभ। ठीक है। दांतों से क्या किया जाता है? दांतों से भोजन को छोटे छोटे कणों में हम मुंह में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे भागों में उसको बांटते हैं। बांटने के बाद में लार ग्रंथि क्या करती हैं? लार को उसमें मिक्स करती हैं। लार ग्रंथियां लार स्रावित करती हैं और वो जो हमारे दांतों से काटा हुआ भोजन होता है उससे मिक्स होती है। जीभ जो होता है, जीभ उसको मिक्स करने में हमारी मदद करती है, कटे हुए भोजन को और लार को मिक्स करने की कोशिश करती है। अब लार में क्या होता है? एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है। लार में एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं लार एमाइलेज। एमाइलेज, लार एमाइलेज। ये जो एंजाइम होता है ये हमारे भोजन के अंदर जो स्टार्च होता है, हम जानते हैं कि भोजन में स्टार्च होता है, जितना भी भोजन, कोई सा भी हम भोजन करें उसमें स्टार्च होता ही होता है। क्यों होता है इसको आप समझ लें। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, इसको आप मान के चलें, और हर भोजन में स्टार्च होता है, इसको आप मान के चलें। क्यों होता है? क्योंकि भोजन कौन बनाता है? पेड़ पौधे बनाते हैं। और पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में
भोजन का संग्रह कैसे होता है? स्टार्च के रूप में। और उसी भोजन को, उसी चीज को हम लेते हैं तो स्टार्च अपने आप हमारे भोजन में आएगा ही आएगा। तो जो स्टार्च हमारे भोजन में आता है, उस स्टार्च का कुछ हद तक पाचन करने के लिए, पाचन हमारे मुंह में होता है, और उस कुछ हद तक पाचन करने के लिए हमारी लार ग्रंथियां जो एंजाइम स्रावित करती हैं, लार एमाइलेज, वो जिम्मेदार होता है। हमारे मुंह में करीबन 30-40 सेकंड तक हमारे मुंह में भोजन रहता है, और इस 30-40 सेकंड के अंदर भोजन में मौजूद स्टार्च का कुछ हद तक पाचन हमारे मुंह के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जीभ की भूमिका में हम बताते हैं, जीभ दो काम, विशेष काम करती है। एक तो लार एमाइलेज जो ये है, ये जो स्रावित लार है हमारी, इसको हमारे भोजन के साथ में मिक्स करने में हमारी सहायता करती है। दूसरी बात, हमें निगलने में भी, भोजन को निगलने में भी हमारी सहायता करती है जीभ। ठीक है। अब मुंह के अंदर क्या हुआ? दांतों ने भोजन को छोटे छोटे भागों में बांटा। इधर से लार ग्रंथियों से लार आई, लार के अंदर लार एमाइलेज नाम का एंजाइम आया, और उसने क्या किया? भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाने की कोशिश की, और पचाने का स्टार्च को क्या किया? माल्टोज में बदल दिया। माल्टोज, माल्टोज क्या है? एक प्रकार की शर्करा है। शर्करा मीठा होता है, शर्करा मीठी। माल्टोज में बदल देता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ठीक है। अब ये माल्टोज सीधा हमारे काम का नहीं है, लेकिन स्टार्च का काफी हद तक पाचन इसके अंदर हो गया। स्टार्च का पाचन आगे भी होगा, लेकिन मुंह के अंदर भी ये स्टार्च का कुछ हद तक पाचन हमारा होता है। ठीक है। तो मुंह में पाचन में क्या क्या चीजें आ गई? दांत की अपनी भूमिका है, लार ग्रंथियों की अपनी भूमिका है, जीभ की अपनी भूमिका है, और ये सब मिलकर के मुंह में स्टार्च का पाचन करते हैं, और स्टार्च को माल्टोज में यानी शर्करा में बदल देते हैं। अब हम बात करेंगे आमाशय में पाचन किस तरह से होता है। आमाशय यानी हमारा जो पेट है, स्टमक जो है, उसके अंदर पाचन कैसे होता है। देखिए, हमारा आमाशय होता कैसा है, उसकी आकृति इस तरह के चित्र में जैसे दिखाई गई है, इसके तरह होती है। आमाशय के अंदर भोजन कहाँ से आता है? देखिए, मुंह के अंदर थोड़ा बहुत पाचन हो जाता है हमारा, स्टार्च का कुछ पाचन हो जाता है, और जो हमारा जो स्टार्च है वो माल्टोज में बदल जाता है, और बदल करके ये ग्रसिका के माध्यम से, ग्रसिका जो है इसके माध्यम से, ग्रसिका के माध्यम से होते हुए, और ये हमारे आमाशय में आ जाता है। आमाशय यानी हमारे पेट में आ जाता है। अब आमाशय के अंदर क्या होता है, हमारा पाचन किस तरह से होता है? आमाशय के अंदर हमारा जो भोजन है करीबन 3 घंटे रहता है। 3 घंटे तक भोजन हमारा आमाशय में रहता है। 3 घंटे तक इसका पाचन आमाशय के अंदर चलता है। कैसे चलता है? आमाशय की ये जो भित्तियां हैं, आमाशय की ये दीवारें हैं, इन दीवारों के अंदर विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, जिनको हम कहते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, आमाशय की जो दीवारें हैं, इसमें विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, जिनको हम कहते हैं जठर ग्रंथि। और ये जो जठर ग्रंथि हैं, ये जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक जठर रस निकालती हैं, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ये जठर ग्रंथि क्या करती है? जठर रस का स्रावित करती है। जठर रस स्रावित करती है। ठीक है। जब भोजन यहां पर आता है, तो इन भित्तियों से स्रावित जठर रस भी इसमें मिलता है। अब इस जठर रस के अंदर क्या क्या होता है? देखिए, जठर रस के अंदर क्या क्या होता है? एक तो एंजाइम होता है जठर रस में, एक तो होता है एंजाइम, और एंजाइम का नाम होता है पेप्सिन। पेप्सिन, ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये पेप्सिन एंजाइम हमारे भोजन में मौजूद प्रोटीन को
प्रोटीन को पचाने का काम करता है, यानी प्रोटीन को छोटे छोटे भागों में बांटने का काम करता है। ठीक है। अब जठर रस में दूसरी चीज क्या होती है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्यों होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है? इसकी दो भूमिका है। पहली चीज, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम की खासियत क्या होती है कि पेप्सिन एंजाइम जो है ये तभी काम कर पाता है ढंग से जबकि जो माध्यम है वो अम्लीय हो। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? इस भोजन में मेल करके इस भोजन को अम्लीय बना देता है। अम्लीय बनाने से क्या होता है? ये पेप्सिन जो हार्मोन, ये एंजाइम है, ये ढंग से काम कर पाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक तो उपयोग ये है कि पेप्सिन हार्मोन की सहायता करता है। तो पेप्सिन एंजाइम की, सॉरी हार्मोन नहीं, पेप्सिन एंजाइम की सहायता करता है। एंजाइम की क्रिया में सहायक है, की क्रिया में सहायक। और दूसरी इसकी विशेषता क्या होती है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के अंदर कुछ जर्म्स भी आ जाते हैं, कुछ कीटाणु भी आ जाते हैं। तो हम जानते हैं कि HCl क्या है? एक एसिड है, एक अम्ल है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इस अम्ल को अगर हम जमीन पे डालें तो जमीन भी जल जाती है। ठीक है। तो क्योंकि इसकी मारक क्षमता होती है, इसलिए ये क्या करता है? भोजन में मौजूद जो कीटाणु होते हैं इन कीटाणुओं को मार भी देता है। ये तो इसके लाभ है, कीटाणु मारता है। ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हानि भी हो सकती है। हानि क्यों? क्योंकि ये तो एसिड है और हमारे जो पेट की दीवारें होती हैं, यानी हमारी जो आमाशय की जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी नरम होती हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारी पेट की दीवारों को, आमाशय की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए हमारे जठर रस के अंदर एक तीसरी चीज होती है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। म्यूकस, म्यूकस। और इसको हिंदी में हम कहते हैं श्लेष्मा। श्लेष्मा, श्लेष्मा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दुष्प्रभाव को बचाने के लिए एक तीसरी चीज होती है इसमें, म्यूकस या श्लेष्मा। ये म्यूकस या श्लेष्मा क्या करता है? इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दुष्प्रभाव को रोकता है। ठीक है। अब ये जठर रस जो है इस भोजन के साथ में मिलकर के तो भोजन को पचाने की कोशिश करता है। इसमें क्या क्या चीजें पचाता है? जो एंजाइम पेप्सिन है ये प्रोटीन को पचाता है। HCl क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम की सहायता करता है और कीटाणुओं को मारता है। और म्यूकस क्या करता है? HCl जो ये केमिकल है, अम्ल जो है, इस अम्ल की से जो नुकसान हमारे पेट को हो सकता है, हमारे आमाशय को हो सकता है, उससे हमें बचाता है। ठीक है। ये तो बात हुई आमाशय में पाचन किस प्रकार से होता है। यहाँ पे एक छोटी सी बात हम आपको बता दें, आपने एक समस्या सुनी होगी एसिडिटी की। अक्सर लोगों को सुना होगा एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी का मतलब क्या है? एसिडिटी का मतलब दो हो सकते हैं। पहला मतलब तो ये हो सकता है कि उसके पेट के अंदर, किसी व्यक्ति के पेट में HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, वो ज़्यादा बन गया हो। जठर ग्रंथियों ने ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित कर दिया हो, तो हमें एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि श्लेष्मा का स्राव कम हुआ हो, म्यूकस का स्राव कम हुआ हो, जिससे क्या हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दुष्प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। तो ये भी कारण हो सकता है। तो जो एसिडिटी तब होती है हमें जब HCl का प्रभाव, अम्ल ज़्यादा हमारे शरीर में हो जाता है। इसको सही करने के लिए हम किसी भी क्षार का अगर उपयोग करते हैं तो वो क्षार जो है वो इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दुष्प्रभाव को कम कर देता है। इनो जो होता है, इनो हम लिखते हैं इनो ऑन एसिडिटी गॉन। तो इनो जो होता है ये क्या करता है? क्षारीय होता है और ये
अम्ल के प्रभाव को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है। ये तो हमारी बात हुई आमाशय में पाचन की। अब आमाशय से भोजन कहाँ जाता है? आमाशय से भोजन जाएगा छोटी आंत में। तो छोटी आंत में पाचन कैसे होता है, आइए देखते हैं। जहां तक छोटी आंत में पाचन का सवाल है, तो देखिए छोटी आंत सबसे पहले हम देखें होती कहां पर है। देखिए ये जो चित्र है, इसमें ये हमारा स्टमक या अग्नाशय नजर आ रहा है, सॉरी अग्नाशय, आमाशय नजर आ रहा है, आमाशय, इसको हम पेट भी बोलते हैं। अभी हमने पेट में किस तरह से पाचन होता है वो हमने देखा। पेट में पाचन होने के बाद में ये स्प्रिंक्टर यहाँ पर लगे हुए होते हैं, जो कि हमने बताया था कि एक प्रकार के छेद को अवरोधित करने वाले वो होते हैं। इसका काम होता है कि भोजन जो आमाशय से नीचे छोटी आंत में जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाए, वो एक तो धीरे धीरे जाए और दूसरा जाने के बाद में वापस ना आए। तो यहाँ से छोटी आंत के अंदर पहुंच जाता है भोजन यहाँ पर। अब यहाँ पे हम आपको बता दें, चित्र में नजर आ रहा है आपको, ये मोटी वाली, एक तो मोटी आंत नजर आ रही है थोड़ी मोटी, और ये बारीक वाली छोटी। तो छोटी आंत का मतलब मोटाई से है, छोटी आंत की मोटाई छोटी होती है, कम होती है, और जो बड़ी आंत है उसकी मोटी होती है, दीवारें मोटी होती है। ठीक है, छोटी आंत बड़ी आंत का मतलब वैसे लंबाई से नहीं है, उसकी मोटाई से है। आई समझ? तो भोजन जो है आमाशय में, भोजन का पाचन होने के बाद में वो भोजन आ जाता है कहां पर? छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत के अंदर। इसको क्षुद्रांत भी लिखा हुआ है, क्षुद्रांत या छोटी आंत के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब यहां पर क्या होता है, देखिए यहां पर हमने देखा था कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला था भोजन के अंदर। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके अंदर मिला था तो ये जो भोजन छोटी आंत के अंदर आया, वो भोजन कैसा आया? अम्लीय, अम्लीय भोजन। ठीक है, अब अम्लीय भोजन आ गया छोटी आंत के अंदर। अब छोटी आंत के अंदर क्या होगा? देखिए छोटी आंत के अंदर एक तो क्या होता है कि जो अग्नाशय होता है हमारा, अग्नाशय से कुछ रस स्रावित होता है, ये अग्नाशय होता है हमारा। देखिए ये इस चित्र में ये अग्नाशय दिया हुआ है, ये आमाशय के पीछे की तरफ होता है अग्नाशय। अग्नाशय से कुछ रस स्रावित होते हैं, और उस अग्नाशयी रस के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। अग्नाशयी रस, इसके अंदर 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, 3 प्रकार की चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं 3 प्रकार के एंजाइम? कौन कौन से होते हैं? एक एंजाइम होता है अग्नाशयी, अग्नाशयी एमाइलेज, एमाइलेज। ये अग्नाशयी एमाइलेज हमने देखा था पहले, एक लार एमाइलेज के बारे में हमने पढ़ा था। अब आ गया अग्नाशयी एमाइलेज। ये अग्नाशय से निकलता है इसलिए अग्नाशयी एमाइलेज बोला है इसको, वो लार ग्रंथि से निकलता है इसलिए लार एमाइलेज बोलते हैं। और इन दोनों का ही काम क्या होता है? स्टार्च का पाचन। तो अग्नाशयी एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, दूसरा एंजाइम इसके अंदर होता है कौन सा? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अभी अभी हमने जब आमाशय की बात की थी, आमाशय के अंदर पेप्सिन एंजाइम की बात की थी, वहां भी हमने बात की थी प्रोटीन के पाचन की। अब यहां पर भी प्रोटीन का पाचन हो रहा है, यानी आमाशय का जो पेप्सिन एंजाइम है वो भी प्रोटीन का पाचन करता है, और अग्नाशयी रस के अंदर जो मौजूद होता है ट्रिप्सिन, वो भी प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तीसरा जो एंजाइम इसमें होता है वो कौन सा होता है? लाइपेज, लाइपेज। ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है? ये वसा का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है, वसा का
ठीक है। तो छोटी आंत के अंदर जब भोजन आता है तो छोटी आंत के अंदर क्या होता है, अग्नाशय से एक प्रकार का रस भी आता है जिसके अंदर 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, और ये तीनों प्रकार के एंजाइम क्षारीय अम्लीय माध्यम में ढंग से काम नहीं कर पाते, इसके लिए माध्यम चाहिए क्षारीय माध्यम। अब क्षारीय माध्यम कैसे हो, इसके लिए क्या होता है, हमारा यकृत जो है, यकृत एक रस बनाता है जिसको हम कहते हैं पित्त रस, बाइल, पित्त रस या बाइल। यकृत के द्वारा बनाया गया पित्त रस या बाइल गाल ब्लैडर में, या जिसको हम कहते हैं गाल ब्लैडर जो होता है या पित्ताशय, गाल ब्लैडर में या पित्ताशय के अंदर इकट्ठा रहता है, और पित्ताशय से एक ट्यूब आती है, एक पतली नली आती है, और वो नली छोटी आंत के अंदर आती है। और ये पित्ताशय का जो पित्त रस है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एक तो अग्नाशयी रस की हेल्प करना, पहला काम तो है अग्नाशयी रस की हेल्प करना, और दूसरा काम है वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। 2 काम है इस पित्त रस के। जो पित्ताशय से यकृत द्वारा बनाया हुआ जो रस है पित्त रस, जो कि पित्ताशय में एकत्रित रहता है, इस पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर से जो रस निकलता है, पित्त रस जो आता है, ये इसके 2 काम होते हैं। एक काम तो होता है कि अग्नाशयी जो रस हैं, यानी अग्नाशयी रस के में जो 3 एंजाइम हैं, इनकी सहायता करना। कैसे सहायता करना, भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बना करके, भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बना करके, ठीक है। और दूसरा काम क्या है, वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना, वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना और उसका इमल्सीकरण करना, उसका इमल्सीकरण करना। जैसे कि साबुन के अंदर होता है मैल का इमल्सीकरण होता है ना, ठीक उसी प्रकार से वसा को छोटे भागों में तोड़ करके और उसका इमल्सीकरण कर देना। ये इसके 2 काम होते हैं पित्त रस के। अब छोटी आंत के अंदर अग्नाशयी रस आ गया, अग्नाशयी रस के अंदर 3 एंजाइम आ गए। इन सबको ढंग से काम करने के लिए क्षारीय माध्यम की जरूरत होती है, जबकि आने वाला भोजन अम्लीय माध्यम का होता है। इसलिए अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलने के लिए यकृत से पित्तरस आ जाता है, और पित्तरस जो होता है वो इस अम्लीय भोजन को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। इसके बाद में क्या होता है, ये जो छोटी आंत होती है, क्षुद्रांत जो है, इनकी भित्ति पर कुछ, इनकी भित्तियां जो होती हैं, इनकी जो दीवारें होती हैं, वो भी एक विशेष प्रकार का रस, आंत्र रस स्रावित करती हैं, आंत्र रस स्रावित करती हैं। जो छोटी आंत है, क्षुद्रांत जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, उसकी जो भित्तियां हैं, उसकी जो दीवारें हैं, वो भी विशेष प्रकार का रस स्रावित करती है, जिसको हम आंतरस बोलते हैं। ये आंतरस जो क्या करता है, ये आंतरस क्या करता है, ये भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को, इसको कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट, भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, ग्लूकोज। और भोजन में मौजूद प्रोटीन को किस में बदल देता है, एमिनो अम्लों में, एमिनो अम्ल। और भोजन में मौजूद वसा को किस में बदल देता है, वसा अम्ल, वसा अम्ल व ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ये जो आंतररस होता है, ये भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है।
ये जो ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसा अम्ल व ग्लिसरॉल हैं, ये ऐसे तत्व हैं जिनको कि हमारा शरीर अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, सीधा ये काम में आ जाते हैं हमारे शरीर। अब भोजन को और ज़्यादा तोड़ने की या और ज़्यादा अभिक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर हम पाचन की बात करें मानव के अंदर, तो पाचन के 3 मुख्य स्थल होते हैं। पहला स्थल होता है हमारा मुंह, दूसरा स्थल होता है हमारा आमाशय यानी हमारा पेट, और तीसरा स्थल होता है छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर जाते जाते पूरा जो भोजन होता है उसका पाचन पूर्ण हो जाता है। अब इसके आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। अभी हमने देखा कि छोटी आंत में जो पाचन हुआ, ये छोटी आंत में जो पाचन हुआ, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट तो बदल गया ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट तो बदल गया ग्लूकोज में, और प्रोटीन बदल गया अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल, और वसा बदल गया वसा अम्ल में, वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में। यानी जो पाचित भोजन था, यानी पाचित भोजन के मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसा अम्ल व ग्लिसरॉल, ये जो पाचित भोजन है ये अब अवशोषित होगा। अवशोषित किससे होता है, ये जो हमारी छोटी आंत है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्षुद्रांत है, इसकी दीवारों पर छोटे छोटे उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, छोटी छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को हम प्रवर्ध, इन संरचनाओं को हम, इन प्रवर्धों को हम दीर्घरोम, दीर्घरोम या विली कहते हैं, विली या विली कहते हैं। ये जो संरचनाएं होती हैं छोटी आंत के अंदर, छोटी छोटी जो रोम जैसी, अंगुलियों जैसे प्रवर्ध होते हैं, इन प्रवर्धों को हम कहते हैं दीर्घ रोम या विली। तो ये जो दीर्घ रोम है या विली हैं, ये क्या करती हैं, अवशोषण का काम करती हैं। किनको अवशोषण का काम करती है, पाचित भोजन को। पाचित भोजन का मतलब क्या है, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, इनको। ठीक है। अब ये जो विली होते हैं या दीर्घरोम होते हैं, इसके अंदर बहुत सी रुधिर वाहिकाएं भी होती हैं, रुधिर वाहिकाएं, ब्लड कैपिलरीज, वाहिकाएं। तो जो पाचित भोजन है वो सबसे पहले दीर्घरोम के द्वारा यानी विली के द्वारा अवशोषित किया जाता है, और दीर्घरोम के अंदर क्योंकि रुधिर वाहिकाएं भी होती हैं, तो ये जो भोजन है यानी ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसा अम्ल, ये रुधिर में चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं, और इन ब्लड वाहिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर जहां भी आवश्यकता होती है भोजन की, पाचित भोजन की, वहां पर ये भोजन पहुंच जाता है। ठीक है। ये तो बात हुई हमारी पाचन की, किस तरह से पाचन हुआ। अब जो बिना पचा हुआ भोजन रह गया उसका क्या हुआ। देखिए, बिना पचा हुआ जो भोजन है वो छोटी आंत से निकल करके और कहाँ आ जाता है, बड़ी आंत के अंदर आ जाता है, और बड़ी आंत के अंदर वापस से भोजन, जो बिना पचा भोजन होता है, इसके अंदर से पानी का अवशोषण किया जाता है। छोटी और ये बड़ी आंत के अंदर जो बिग या लार्ज इंटेस्टाइन जो है, बड़ी आंत जो है, इसके अंदर जब भोजन चलता है तो उसके अंदर लगातार पानी का अवशोषण किया जाता है, और बाद में ठोस जो अपचित भोजन है वो हमारे मल द्वार में इकट्ठा हो जाता है, जो कि गुदा के माध्यम से जब हम टॉयलेट जाते हैं तो वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के मानव में पाचन की पूरी अभिक्रिया हुई। ठीक है। मानव पाचन तंत्र पे चर्चा के बाद में अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे दंत शरण पर।
दांतों के नुकसान पर, दंत क्षरण पर। दंत क्षरण क्या होता है, इसको समझने से पहले हम दांत की थोड़ी सी संरचना समझने की कोशिश करेंगे। ये दांत की एनाटॉमी दी गई है, यानी दांत की आंतरिक संरचना दी गई है। दांत की आंतरिक संरचना में समझने वाली बातें तीन हैं कि इसके अंदर तीन मुख्य लेयर होती हैं। पहली लेयर ये वाली, जिसको हम बोलते हैं एनामल। क्या बोलते हैं? एनामल। एनामल, दांतों का एनामल। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये हड्डियों से भी ज़्यादा कठोर होता है। दूसरी जो परत होती है, जो कि इसमें ये गुलाबी कलर से दिखाई गई है, ये जो परत है इसको बोलते हैं डेंटिन। डेंटिन, ये हमारी हड्डियों की तरह मजबूत होती है। एनामल तो हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत होता है, डेंटिन हड्डियों की तरह मजबूत दूसरी परत होती है हमारी। और तीसरी जो चीज़ है वो है पल्प कैविटी। पल्प, पल्प, ये जो पल्प कैविटी है, ये जो कैविटी का मतलब होता है जो गैप आ गया, गुहा, गुहा या गुफा। तो पल्प गुफा जो है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, और साथ साथ में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, रक्त वाहिकाएं। क्या क्या होती हैं पल्प में? रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड कैपिलरीज, और तंत्रिकाएं, जो दर्द वगैरह की सूचनाएं हमारे सब दिमाग को भेजती हैं। ब्लड कैपिलरीज और तंत्रिकाएं, ठीक है। तो तीन मुख्य चीजें हैं, एक तो दांतों का एनामल, एक है डेंटिन, और एक है पल्प। अब दंत क्षरण में होता क्या है उसको देखते हैं। देखिए, हमारा हम जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उस खाने के अंदर शर्करा होती है। खाने में स्टार्च होता है, और स्टार्च का पाचन जब होता है थोड़ा बहुत, तो वो शर्करा बनाता है, शर्करा होती है। कई बार खाना खाते हैं हम तो मीठा मीठा लगता है ना, चीनी की तरह, उसको हम शर्करा होती है, यानी खाने में शर्करा पाई जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो दांतों में ये शर्करा लग जाती है, और दांतों में ये शर्करा जो लग जाती है, तो शर्करा क्या होती है, जो कुछ कीटाणु, हमारे मुंह में कुछ कीटाणु जो होते हैं, वो इस शर्करा के साथ में मिलकर के एसिड बना लेते हैं, अम्ल बना लेते अम्ल बना लेते और ये जो अम्ल है, ये हमारे दांतों के लिए घातक हो सकता है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में घातक नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि अगर शर्करा से मिलकर के कीटाणुओं ने अम्ल बनाया है, एसिड बनाया है, तो हमारे मुंह में जो लार ग्रंथियां होती हैं, जो लार छोड़ती हैं, तो लार एक ऐसा पदार्थ है जो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। अब ये लार क्या करती है? ये लार जो कि क्षारीय होती है, कीटाणुओं द्वारा बनाए गए अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देती है, जिससे कि हमारे दांत बचे रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं डेली, लेकिन ब्रश नहीं करते, डेली हम खाना खाते हैं लेकिन ब्रश नहीं करते, तो उससे क्या होता है, ये शर्करा जो होती है, ये हमारे दांतों के ऊपर एक परत बना लेती है, इस तरह से एक परत और बना लेती है। क्या होता है, एक ये जो खाद्य के जो कण होते हैं, खाने के जो कण होते हैं, वो हमारे दांतों पर चिपक जाते हैं और एक लेयर बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं दंत प्लाक। दंत प्लाक, दंत प्लाक। ये दंत प्लाक क्या करता है कि हमारी लार को और ये जो हमारे दांत का एनामल है, इसको संपर्क में आने से रोकता है। संपर्क में आने से रोका,
और कीटाणु फंस गए इनके बीच में, लार आ नहीं रही है, यानी लार आ जाती तो क्या होता, कीटाणु जो अम्ल बनाते वो अम्ल इस लार के प्रभाव से क्षारीय हो जाते और उदासीन हो जाते और हमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इस लेयर की वजह से क्या हुआ, लार तो हमारे दांतों के एनामल तक पहुंच नहीं पा रही है और इसके बीच में जो कीटाणु फंसे हैं, जो अम्ल बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे इस दांतों के एनामल को प्रभावित कर रहे हैं, लगातार उसको क्षति पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा ही होता रहे तो हमारे दांत धीरे धीरे खराब हो सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो दंत प्लाक बन रहा है ऊपर, इसको हटाना चाहिए। इसको हटाना कैसा चाहिए, इसको हटाने के लिए हमें रोजाना दिन में 2 बार, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए अच्छी तरह से, ताकि ये दंत प्लाक जमा ना हो। ये दंत प्लाक जमा नहीं होगा तो कीटाणु इसमें फंसेंगे नहीं, और फंसेंगे नहीं तो हमारी लार जो है, वो छोटे मोटे कीटाणु जो अम्ल बना रहे हैं उसके अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देगी। ठीक है, दंत करण समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है।